नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग सियाराम जी। और कल की क्लास में हमने वर्णों के अभ्यंतर प्रत्ययों बाह्य प्रत्ययों को देखा। उसकी पिछली क्लासेस में हमने माहेश्वर सूत्र हैं, वर्ण परिचय है, स्वर व्यंजन इत्यादियों को जाना। अब हम कुछ सबसे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण हमारे साथ प्रत्याहार लिख लीजिएगा। सभी लोग लिखते चलेंगे महत्वपूर्ण प्रत्याहार। पेन को नहीं रुकने देना। आज मेरा पेन नहीं रुकेगा, आपका पेन चाहे रुक जाए। जो प्रत्याहार मैं बोलूंगा वो आपको लिखने ही लिखने हैं। सबसे पहले लिखिए आप अक प्रत्याहार। हाँ, कुछ जो मैं कह रहा हूं वो आपको लिखने हैं। अक प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं ये लिख लीजिए, क्योंकि ये लगेंगे बार बार, मुझे बार बार बताना पड़ेगा। आ ई उ री और ली। मैं आज संधि स्टार्ट करने जा रहा हूं आप सभी को। और इसके बाद आप अच को जान लीजिए। अच तो सबको पता होगा क्या होता है। आ होता है, ई होता है, उ होता है, री होता है, ली होता है, ए होता है, और ए के बाद ओ होता है, आई होता है और औ होता है। इसके बाद आप एक को जान लीजिए। एक प्रत्याहार में क्या होता है, ई है, उ है, री है और लिरी है। इसके बाद आप एंग को जान लीजिए। एंग में क्या होता है, ए और ओ होता है। आप एच को जान लीजिए। ए होता है और ओ होता है, आई होता है और औ होता है। इसके बाद आप यण को जान लीजिए। या वाराला, या वाराला, ठीक है। इसको जान लीजिए। अभी इतने पर्याप्त हैं। इतने में हमारी लगभग स्वर संधि खत्म हो जाएंगी। इतने में लगभग हम स्वर संधियों को खत्म कर लेंगे। अक, अच, एक। अच को रख लीजिए आप। अच में क्या होते हैं, हमारे संपूर्ण स्वर गिने जाते हैं। अक में हमारे मूल स्वर गिने जाते हैं। चलें अब इसके आगे हम बात करते हैं। इन सबको आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई होप आप अच्छे विद्यार्थी हैं, स्क्रीनशॉट भी ले रखा होगा। हाँ, चलें अब हमें आज बात करनी है संधि। क्या करनी है, संधि। आपने देखा होगा इतिहास के अंतर्गत आप लोगों ने काफी संधियां पढ़ रखी होंगी। तो संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है दो जगह जुड़ना या मेल मिलाप हो जाना। विकार रहित, विकार ना हो, विकार रहित दोषपूर्ण। विकार का मतलब तो कोई भी विकार ना हो। तो लिखिए संधि क्या होती है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग होना। मेल या योग इसका शाब्दिक अर्थ है। संधि की परिभाषा लिखिए, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना, विकार सहित मिलना क्या कहलाता है, विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो हो गया संधि। अब संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के, जब दो कोई वर्ण मिलेंगे उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। तो लिखें, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संधि कहते हैं। इसके बाद एक चीज और लिखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं संधि कैसे, जैसे हम लिखते हैं विद्याधन आलया, विद्यालय। जैसे हम लिखते हैं रमा धन ईसा, हम क्या लिखते हैं, रमा धन ईसा, रमेशा, क्या लिखते हैं, रमेशा। विद्याधन आलया, विद्यालय, रमा धन ईसा, रमेशा। ये देखे दो वर्ण मिले, संधि हुई, एक शब्द बना दो वर्णों के मिलने से। अब इसके आगे आप लिखिए कि जो संधि को करने का आधार होता है वह क्या होता है, तो वह संहिता होता है। क्या होता है, संहिता होता है। क्या होता है,
संहिता। और संहिता एक संज्ञा होती है। जब हम संधियों के बाद आपसे संज्ञा की चर्चा करेंगे तो जरूर बताएंगे। इसमें होता है परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, यह सूत्र होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो संहिता होता है इसका तात्पर्य होता है दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट होना। संहिता का मतलब होता है दो वर्णों का बहुत पास में होना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। तो मूल आधार ही संधि का संहिता पर टिका हुआ है। अभी तक हमने संधि के बारे में जान लिया। संधि क्या होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। विकार सहित संधि होनी चाहिए। इसका सूत्र भी होता है वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानाम संधि। लेकिन सूत्र जाने के आपको क्या करना, सूत्र कभी पूछा नहीं जाएगा। अब हम जानते हैं संधि होती कितनी है। हमारे टीईटी और हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो संधि है इनका प्रकार कितना है, इंटर वालों में जो हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे बैठे हैं इनके लिए भी, आप लोगों ने जो इंटर करके आए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा अनिवार्य संस्कृत में संधियां हैं। संस्कृत की जो मेन बुक है उसमें भी संधियां हैं। तो जो हमारी मेन संधि है गुरु वह 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली कहलाती है स्वर संधि, पहली क्या कहलाती है, स्वर संधि। दूसरी हमारी कहलाती है व्यंजन संधि और तीसरी कहलाती है हमारी विसर्ग संधि। क्या कहलाती है, विसर्ग संधि। अब इन संधियां 3 ही क्यों होती हैं, 3 ही क्यों होती हैं, तो इनका रीजन सुन लीजिए शीघ्र शीघ्र। हम संधियों में हमने कहा मेल या योग होना। तो मेल या योग कितने प्रकार से होगा, स्वर को हम स्वर से मिला दें एक प्रकार, या दूसरा क्या बनेगा हम भाई स्वर को व्यंजन से मिला दें, या तीसरा क्या बनेगा हम व्यंजन को स्वर से मिला दें, या चौथा क्या बनेगा हम व्यंजन को व्यंजन से मिला दें, पांचवा क्या बनेगा हम स्वर को विसर्ग से मिला दें, छठवां क्या बनेगा हम व्यंजन को विसर्ग से मिला दें, या सातवां क्या बनेगा हम विसर्गों को स्वर से मिला दें, या आठवां क्या बनेगा हम विसर्ग को व्यंजन से मिला दें। यही प्रायिकता बनेगी, प्रोबेबिलिटी यही होगी। 8 टाइप से होगी कि नहीं, स्वर को स्वर से मिलाएं, व्यंजन को व्यंजन से मिलाएं, स्वर को व्यंजन से, व्यंजन को स्वर से, स्वर को विसर्ग से, विसर्ग को स्वर्ग से, स्वर को अपन काय से मिलाएं, फिर व्यंजन को स्वर विसर्ग से और विसर्ग को व्यंजन से। 8 प्रायोरिटी बनी। तो भाई साहब जब स्वर से स्वर मिलता है, जब स्वर से स्वर मिलता है तो यह तो हमारी स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, स्वर संधि होती है। अब जब स्वर से व्यंजन मिले या व्यंजन से स्वर मिले, देखिए भाई सही आ रहा है, या व्यंजन से व्यंजन मिले, तो इन तीनों केसेस में क्या होती है भाई, व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। जब स्वर से विसर्ग मिले या विसर्ग से स्वर मिले या स्वर से स्वर मिले, तब यहाँ क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। इसलिए हमारी कितनी संधियां होती हैं, 3 होती हैं। बात समझ में आ गई, दैट क्लियर। अब आगे हमें बात करनी है स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल होना ही स्वर संधि कहलाता है। ध्यान देना, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल होना ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर वर्णों का व्यंजनों से या व्यंजन वर्णों का स्वर से या व्यंजन वर्णों का व्यंजनों से मेल होना ही व्यंजन संधि कहलाता है। तीसरी सुनिए, स्वर शब्दों का मेल विसर्ग से या विसर्ग का मेल स्वर से या विसर्ग का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल विसर्ग से होने पर ही विसर्ग संधि होती है। स्वर का मेल स्वर से करवाया, स्वर संधि बन गई। स्वर का मेल व्यंजन से करवा दिया या व्यंजन का व्यंजन से करवा दिया या व्यंजन का स्वर से करा दिया, व्यंजन संधि बन गई। स्वर का विसर्ग से करवाया, विसर्ग का स्वर से विसर्ग का स्वर से करवाओ। और स्वर को तो आप जानते हैं ना, अनवक्त स्वर को क्या होता है, स्वयं राजन्ते स्वरा।
राजा ये तो इसलिए जब राजा है तो उसने कहा भाई हम राजा हैं, रजवाड़े हैं, और जो रजवाड़े होते हैं रजवाड़ा बराबरी वालों से लेवल मिलाया और कहा नहीं भाई हम स्वर को ही करेंगे। संधियों का सामान्य परिचय यहाँ समाप्त होता है, बात को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। आए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा पर चर्चा को खींचते हैं। सबसे पहले आज हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। ये क्या है भाई? ये थोड़ा बर्बाद लोग हैं जो दिख रहे हैं आपके सामने, ये काफी बर्बाद हैं। स्वर संधि कितनी होती हैं? तो व्यंजन संधि में नियम चलते हैं। क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। लेकिन स्वर संधि अपनी 8 होती हैं। संस्कृत में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। हमें 8 पढ़नी है, 8 पढ़नी है, 4 लेक्चर में खत्म कर लेंगे अपन। चलें, स्वर संधि अपन को पढ़नी है। और पहली संधि क्या होती है? पहली संधि होती है दीर्घ संधि। क्या होती है? दीर्घ संधि। पहली संधि क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। इसका सूत्र होता है अकः सवरेण दीर्घः। दूसरी होती है गुण संधि। क्या होती है? गुण संधि। इसका सूत्र होता है आदि गुणः। क्या होता है? आदि गुणः। और जो सहपाठी मेरे मित्र भाई बहन पहले जुड़े थे उनको मैंने संज्ञा पढ़ा रखी है, तो आप बताइए अदेन गुणा किस संज्ञा का सूत्र है और वृद्धादिरेचि किस संज्ञा का सूत्र है। और वृद्धि संधि, इसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि, इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। जबकि हमने आपसे पूछा वृद्धादिरेचि और शब्द होता है ये। अगली संधि है अपनी गुण हो गई यण संधि। ये को यणचि, जहां एक के स्थान पर यण हो जाए वहां क्या होती है? यण संधि होती है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं यदि यण के स्थान पर एक हो जाए, प्रश्न सुन ले मेरा, यदि यण के स्थान पर एक हो जाए तो बताओ क्या बन जाता है? जिनने पहली की क्लास पढ़ी है, जो मैंने मई जून में पढ़ाई थी, उनको पता होगा। और नहीं है जिनको पता तो फिर संधि के खत्म होने का करें इंतजार, मैं बताऊंगा क्या होता है। अब आगे देखें, दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, अयादि एचो अवायवः अयादि संधि। ऐसी ट्रिकें बताई थी, मारना था हथौड़ा। जिनको जल्दबाजी है भाई साहब देख लीजिए, पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, खूब देखें आप लोग, जम के प्लेलिस्ट में जाएं, खोलें। संस्कृत व्याकरण की, स्वर संधि की अलग है, व्यंजन की अलग, सारी मैंने पढ़ा रखी है। यहाँ तो क्विक रिवीजन दोबारा चल रहा है और डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पढ़िए, वहाँ पढ़िए, 2 बार पढ़ लेंगे आपको रट जाएंगी संधियाँ, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इंग पदादि इंग पर रूपम, ये सूत्र होते हैं अकः सवरेण दीर्घ आदि गुणा वृद्धि रेचि एको याचि एचो अवायवा। सारे मैंने आपको सूत्र यहां से बता दिए, प्रकृति भाव भी बताया। अब इन संधियों को, स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि। अच मतलब होता है स्वर। क्या होता है? स्वर होता है। और स्वर वाली संधि को हम क्या कह देते हैं? अच संधि कह देते हैं। अब आगे हम अगर पूछें आप लोगों से और व्यंजन संधि की चर्चा करें तो 8 प्रकार की हमें व्यंजन संधियां भी पढ़नी ही हैं। देखें कौन कौन सी पढ़नी, इन पे भी चर्चा कर लें। पहली संधि है हमारी इष्टत्व संधि। इसका सूत्र होता है इस्तो स्तनाश्चु। दूसरी है इष्टत्व संधि, इसका भी सूत्र होता है स्तनाश्चु। तीसरी है जसत्व संधि। इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे, अपदांत जसत्व, और इसके बाद है चरत्व संधि। इसका सूत्र होता है खरीचा। फिर पढ़ना है अनुस्वार संधि, मोह अनुस्वार, इसका सूत्र होता है। फिर पढ़नी है तोड़ली संधि, इसका सूत्र होता है तोली। फिर पढ़ना है पर सवर्ण संधि, और इसका सूत्र होता है अनुस्वार से पर सवर्णा। फिर पढ़नी है अनुनासिक संधि, और इसके बाद हमें विसर्ग संधि काफी पढ़नी है। 5-6 ये भी पढ़ेंगे, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। यहां से हमारी संधियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और
इसके बाद हमने पढ़ा अयाद संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि या व्यंजन संधि के 8 प्रकार हो गए, स्वर संधि के 8 प्रकार हो गए। हमें ये 16 संधियां पढ़नी है। लगभग 8 से 10 दिन में संधियां आपकी खत्म होंगी। लेकिन इतनी बात आप याद रखें, यहाँ से हमारे 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं। जो मेन पोर्शन होता है आपके रूप वगैरह हैं, वो मैं एक एक क्लास अगले हफ्ते से, मतलब मे बी आप ये मान के चलिए संक्रांति के बाद से प्रतिदिन आपको सायंकालीन बेला में संस्कृत के एक रूप का विस्तृत में उच्चारण के साथ वर्णन करके आपको वीडियो दे दिया करूंगा 5 से 10 मिनट का। उसको आप रात को सोते समय 3-4 बार देखिएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। एक बार हम फिर इन संधियों की चर्चा करते हैं और आज संधि के प्रक्रम में कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा भी करते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अका सवरेण दीर्घः। गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणः, और गुण संज्ञक वर्ण का सूत्र क्या होता है अदेन गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, जबकि वृद्धि संज्ञक वर्ण का सूत्र होता है वृद्धादि रेचि। यण संधि का होता है इको यणचि, और जबकि यण के स्थान पर एक होगा तो संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी, जब संज्ञा पढ़ाएंगे। अयादि संधि का होता है एचो अयवायवाह एंग पर रूपम। ठीक है, और इसके आगे हम बात करते हैं अब आपकी दीर्घ संधि की। सबसे पहले हम किस संधि को पढ़ते हैं? दीर्घ स्तुनाष्टु जसत्व चरत्व अनुस्वार स्मो अनुस्वार तोड़ली अनुस्वार से परसवर्णा, ये सारी संधियां हैं, हमने चर्चा कर ली। अब हमारी मेन संधि होती है राजा संधि स्टार्ट, और जिसको कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं भाई? दीर्घ संधि। इस संधि का आज हमें करना है पोस्टमार्टम, इसको करना है खल्लास। क्या है इस दीर्घ नाम का? इसके सूत्रों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र 1 नंबर का टिक कर लीजिए, आपसे सीधा पूछा जा सकता है अकः सवरेण दीर्घः। अकः सवरेण, अकः सवरेण दीर्घः, अकः सवरेण दीर्घः, मतलब अकः सवरेण दीर्घः। प्रश्न बन सकता है आपसे अकः सवरेण दीर्घा किस संधि का सूत्र है, तो आपको बताना है दीर्घ संधि का सूत्र है। दूसरा घुमा के प्रश्न पूछ सकता है दीर्घ संधि का सूत्र बताइए अकः सवरेण दीर्घा। इसके अलावा प्रश्न पूछ सकता है दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? अकः सवरेण दीर्घा। अकः सवरेण दीर्घा के माध्यम से कौन सी संधि होती है? तो दीर्घ संधि होती है। अब कितना भी घुमा के पूछे, उल्टा सीधा आड़ा तरीसा, आप लोग बता देंगे, क्योंकि हर प्रकार से मैंने क्वेश्चन की प्रकृति बता दी। क्वेश्चन की प्रकृति बदलती है, क्वेश्चन नहीं बदलता मित्रों। हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अकः सवरेण दीर्घा दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवरेण दीर्घा। अकः सवरेण दीर्घा किस संधि का सूत्र है? तो दीर्घ संधि का सूत्र है। यहां तक कि हमारी बात कंफर्म हो गई। अब ये होता क्या है? अकः आपके मास्टर ने पढ़ाया होगा, हमें भी पढ़ाया था। आ ई उ ए ऐ ओ औ के बाद यदि समान स्वर आ ई उ ए ऐ ओ आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ, यही हो जाता है ना। यही पढ़ाई थी। अब ये भूल जाओ, रटंत विद्या भूल जाएं। अपन जी रहे हैं महर्षि पाणिनि के युग में और हैं कृष्णकांत तिवारी के साथ। तो अकः सवरेण दीर्घा, यदि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार के वर्ण आए तो वहां सवर्णी दीर्घ हो जाएगा। लीजिए, क्या हो जाएगा? सवर्णी दीर्घ हो जाएगा। अक प्रत्याहार के बाद अगर उसी के समान वर्ण आए, अर्थात कहने का मतलब हो गया अक प्रत्याहार में क्या होते हैं? आ ई उ री लिरी, यही होता है। अयोड़ लिख, अरे पहला सूत्र माया सुसूत्र यही तो होता है, अयोड़ और रिलिख। तो अक प्रत्याहार में क्या बनेंगे? यही 5 अक्षर आएंगे। आ ई उ री ली के बाद यदि इसी के समान स्वर आ ई उ री ली आए तो इनके स्थान पर इनका सवर्णी दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया आ के बाद यदि आ आता है तो दीर्घ आ हो जाएगा, यदि आ के बाद दीर्घ आ आता है तब भी दीर्घ आ हो जाएगा, यदि दीर्घ आ के बाद स्मॉल आ आता है, हर्ष आ आता है तब भी दीर्घ आ हो जाएगा। ये 3 कंडीशन बन गई। या
चौथी देख लीजिए, दीर्घ आ के बाद यदि दीर्घ आ आता है तब भी दीर्घ आ हो जाएगा। अब बताओ इतना क्यों पढ़ाएं? हमने बोल दिया ना कि अक के बाद यदि उसके समान, और समान किस आधार पे होंगे, इनका प्रत्यय भी देख लेना, इनका उच्चारण स्थान भी देख लेना। स्वर होते हैं अकुह विसर्जनीयाहम विसर्जनीयानाम कंठा, आका वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ, इसका भी कंठ, और प्राप्त हुआ उसका भी कंठ। तो यही तो होती है अका सवर्ण दीर्घा समान आए। सवर्ण का मतलब और कहीं नहीं ले जाना आप लोग। अका सवर्ण दीर्घा, अक के बाद यदि अक आता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। काफी रामायण सुनी आप लोगों ने। अब इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलें एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी हमको दिया विद्याधनार्थी, इसको समझ लें अभी सभी लोग। विद्या माने होता है विद्या, अर्थी माने चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला अर्थात विद्यार्थी। तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हमने अभी आपको बताया यदि आ, ई, उ, री और लिरी के बाद इसी के समान, आ के बाद आए, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और लिरी के बाद लिरी, तो इनका सवर्णी दीर्घ हो जाता है। यही समझाया ना। तो विद्याधन अर्थी हुआ। अब भाई देखें यहां हमें तो दिख नहीं रहा, तो हम ऐसा करेंगे विद धन आ, विद्या धन आ और धन आ और थी, ये आ और आ मिलके इनके स्थान पर एक आदेश दीर्घ आ हो गया, तो यहां से बना विद धन आ धन थी और हो गया विद्यार्थी। क्या हो गया भाई? विद्यार्थी हो गया। विद धना, ये दा है भाई, समझ लीजिए। हाँ दा, तो विद आ और आ मिलके एक आदेश दीर्घ आ हो गया और बन गया विद्यार्थी। और विद्यार्थी मतलब विद्या को चाहने वाला। अब देखिए संधि कैसे याद करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेरणार्थी, तो भी क्या होगी? दीर्घ संधि। क्यों? प्रेरणा धन अर्थी, प्रेरणा को चाहने वाला। शिक्षार्थी, शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा को चाहने वाला। और भी आप नाम ले सकते हैं जिसके पीछे चाहते हो अर्थी लगा दें, वही बन जाएगी क्या? दीर्घ संधि। चलें और एग्जाम्पल देखते हैं। चलें अब यहाँ एक चीज और देख लें आप लोग। यहाँ हमने कहा कि जब देखें हम एक चीज आपको री और री मिलेगा, संधि से थोड़ा बियॉन्ड होते हैं और ये शायद पहले चीज छोड़ गई, तो दीर्घ दी बनेगा। और यहाँ देख रहे दीर्घ दी में हमने दो गुंडी कर दी, इसको बड़े गौर से देखिएगा। ऐसे बनती थी दी, हमने एक और लगा दी। ये दीर्घ दी होती है। क्या होती है? दीर्घ होती है। कैसी होती है? लेकिन हमने कहा था लिरी सदैव कैसा होता है? ह्रस्व होता है। यस नो? यस बोला था मैंने कि सदैव ह्रस्व ही होता है। लेकिन अब सर आपने तो कहा है यदि इसके बाद आए तो क्या है? हमारे महोदय हुए कात्यायन, उन्होंने कहा री लिरी वर्ण्यो मिथः सावरण्यम वाच्यम वाच्यम। इन्होंने क्या कहा? ली री वर्ण मिथा माने होता समीप, समीपता के आधार पर सवर्णम वाच्यम। री और ली अत्यधिक समीप हैं। बेचारे री को तो मिलने के बाद इसका दीर्घ भाई री मिल गया था, लेकिन लिरी बेचारा फिर रहा था अकेला, इसको सब कोई मारता कूटता था। री को आगे दया, बोले बेटा हमसे मिल जाओ, और जैसे ही ये री से मिलेगा तो बना लेगा दीर्घ री। लेकिन ये कहानी किसने कही? यह कहानी कही कात्यायन महोदय ने, जो हमारे त्रिमुनि थे। इन्होंने कहा ली री वर्ण्यो मिथा सवर्णा वाच्यम। री ली वर्ण मिथा माने परस्पर अत्यधिक समीप होने के कारण वाच्य की दृष्टि से समान हो गए। और जबकि इनको पाणिनि ने सूत्र भी कहा है तुल्यास्यम तुल्यास्यम सप्रयत्नम, तुल्यास्यम प्रयत्नम सवर्णः। ये पाणिनि महोदय ने इनको क्या कर दिया था? सपोर्ट कर दिया था। तुल्यास्यम प्रयत्नम सवर्णा, तो जो प्रयत्न के आधार पर सवर्णी होते हैं उनके उच्चारण स्थान से भी इन्हें दीर्घ लिखा जा सकता है। तो लीरी वर्ण्यो सवर्णा दीर्घा आपको समझ में आ गया होगा। चले अब और कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आज हमारी दीर्घ संधि समापन की ओर हो जाए। और इसके जो भी काउंटर क्वेश्चन होंगे वह संधियों पर हम जरूर लाएंगे आपके सामने। चले आप और देखें हिमालय, अरे हम छोटी छोटी ही समझाएंगे
क्यों समझाएंगे? ये सारी संधि आपकी हाई स्कूल इंटर में है, और जो टीईटी सुपर टीईटी में पूछा जाएगा वो भी तो सिलेबस 12 के स्तर तक का ही आना है दोस्तों। कहाँ? सुपर टीईटी में। तो टेंशन नहीं लेना, टीईटी में तो 8 के स्तर तक का आता है। जो उदाहरण होंगे इसी क्लास के मध्य से होंगे, इससे ज़्यादा उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। हिमालय क्या हो गया? संधि विच्छेद करोगे क्या बनेगा? हिमधन आलय। ये तो आपने कर लोगे टिक। लेकिन यह संधि हुई कैसे? यह संधि हुई कैसे? तो देखिए भाई, हिमधन आलय, हिम से इस माँ में आ जुड़ा है, तो आ को बाहर निकालो, धन आलय, ठीक है, क्या है? आलय। तो आ और आ मिलके इनके स्थान पर एक आदेश क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया, तो ये बन गया हिम धन आ धन लया। ये आ इस व्यंजन के साथ मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है व्यंजन की अपने आप में कोई औकात नहीं होती। अनमक भगवती व्यंजना बेचारा अकेला होता है, और जैसे ही ये मिला इसकी औकात बढ़ गई, इसलिए कर लेगा हिमालय। क्या कर लेगा? हिमालय। तो आपको यह संधि समझ में आ गई होगी। अब शेष एग्जाम्पल कुछ इसके दीर्घ संधि के कल पढ़ते हैं, और दीर्घ संधि के बाद कल यण संधि, दीर्घ संधि और कुछ गुण संधि पर भी चर्चा कर लेते हैं। कल आपकी अगली क्लास इसी टाइम पर होगी। क्लास से जुड़े रहें, बने रहें। कृष्णकांत तिवारी के साथ आपका भला होगा, मैं यही भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। आप सभी लोग मास्टर बने, आपका आज का दिन भी शुभ हो, बेहतरीन आपका दिन गुजरे। लगातार जुड़े रहें चैनल के साथ। नमः संस्कृताय।